नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 2 जो आपका रह गया है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 कहता है शो दैट द रिलेशन r इन द सेट r ऑफ द रियल नंबर डिफाइंड एज r इक्वल्स टू दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉन सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, आप यहां देखें यदि सो क्वेश्चन नंबर 2 आप यदि एनसीईआरटी के बुक में आपके देखेंगे तो उसमें आपको रिलेशन दिया है r इक्वल्स टू a, b such that a is less than or equals to b square। ठीक है, और काम की बात यहाँ पे क्या है कि जो रिलेशन है वो r टू r में है। यदि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में रिलेशन इन द सेट r ऑफ द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो रिलेशन है रियल नंबर्स टू रियल नंबर है। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में r की जगह n होता तो आपका जो रिलेशन होता वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होता। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको n से भी करके बताने वाला हूं क्योंकि एग्जाम में n से भी आ सकता है और वहां बच्चे सारी गलती करते हैं। ठीक है, तो अपन दोनों डिस्कस कर लेंगे। तो पहले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि रिलेशन हमारा क्या होना चाहिए कि a जो है वो b के स्क्वायर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर भी चल सकता है, और हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अपन एक एक करके ट्राई करते हैं और मैं आपको बता देता हूं जब इसे चेक करना होता है तो हमको कुछ नंबर्स अज्यूम करने होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि ये रियल नंबर टू रियल नंबर है तो मैं इस पूरे सेट को, जैसे मैं आपको पहले बताता था कि मैं पूरे रिलेशन को लिख सकता हूं, तो यहां भी लिखना भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे रिलेशन में आने वाले वो इनफाइनाइट आएंगे, क्योंकि r टू r बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि r इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट नंबर्स जाएंगे, तो वो लिखना भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा के कुछ ऐसे एग्जाम्पल सोचने होंगे जिनके लिए ये ट्रू नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में ऐसे क्वेश्चन में क्या है, नॉट आंसर ही आने वाला है। ये आप ऐसा ध्यान रखिए, जनरली ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपको जो एग्जाम में लिखना होगा आप ऐसा लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि क्या कोई नंबर उस नंबर के स्क्वायर से छोटा होता है। सब सोचेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है कि मैं यदि कोई नंबर ले लूंगा, जैसे 2 ले लिया तो 2 तो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, तो सर ये तो ट्रू लगता है हमें। अब यही बच्चे सारे गलती कर जाते हैं, क्योंकि जनरली हम बाय डिफॉल्ट हमारे ब्रेन में जो सोचने की कैपेबिलिटी, हम जनरली जो नंबर सोचते हैं वो नेचुरल नंबर और होल नंबर, क्योंकि बचपन से पढ़ते हैं, हम रैशनल नंबर को भूल जाते हैं। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी तो एक पार्ट है, फ्रैक्शन भी तो पार्ट है, नेगेटिव नंबर भी तो पार्ट है, इंटीजर भी तो पार्ट है। तो जनरली हमारा ब्रेन नेचुरल और होल नंबर को ही अज्यूम करता है, और इसीलिए जनरली बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये तो रिफ्लेक्सिव है। वो बोलेंगे कि सर आप ले लो एक की वैल्यू 2 ले लो, सर आप तो 2, 2 इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन। क्यों? क्योंकि सर 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, तो सर ये तो ट्रू होता है। ये तो ट्रू है, सही बात है, बट रिफ्लेक्सिव के लिए आपको मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना जरूरी है कि जिस सेट से मेरा रिलेशन बना हुआ है उस सेट के सारे की सारे नंबर उसको वेरीफाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो यदि आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो नेचुरल नंबर तो कर देंगे वेरीफाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंटीजर्स भी कर देंगे वेरीफाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अब यदि यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ, कोई फ्रैक्शन में नंबर लेता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने 1/2 ले लिया। ठीक है, अब 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। क्या 1/2 1/2 के स्क्वायर से लेस है, ये ट्रू है या नहीं है? ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि 1/4 तो छोटी क्वांटिटी बन जाएगी। तो यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो ये एग्जांपल सोचते नहीं है, उसको रिफ्लेक्सिव लिखाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सेट किस में बना हुआ है, सेट आपका रियल नंबर का बना है, तो आपको सारे पैटर्न चेक करने पड़ेंगे। आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल सारे एक करके पहले टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या देख लिया, तो आप यहाँ लिखाएंगे कि इट इज सिंस 1/2 comma 1/2 does not belongs to R। एग्जाम्पल कैसे बताएंगे यार, बिकॉज 1/2 इज नॉट लेस देन, क्योंकि जो 1/2 है वो 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, मतलब a जो है वो रिलेशन का पार्ट नहीं है। तो आप बोलेंगे हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल सा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या करना होता है, बताना होता है कि a रिलेशन का पार्ट है या नहीं है। ऐसे आप कोई भी 0 to 1 का कोई भी एक नंबर लेके चेक कर लेना तो आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0 to 1 में जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर जब आप करोगे तो वो नंबर से छोटा आता है। यहाँ पे ये ट्रिक, और यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए अपन इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो सेकंड वाला देख लेते हैं।
सेकंड वाला क्या करना है हमको, रिफ्लेक्सिव तो हो गया है, अब अपन को देखना है सिमेट्रिक देखना है। चलिए तो सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो सोचिए कि क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो सिमेट्रिक के लिए पहले तो क्या करना होता है, हमको a, b को अज्यूम करना होता है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूं एक नंबर लेता हूं कि लेट्स टेक 2, 3 बिलोंग्स टू r। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि a इज लेस देन b स्क्वायर है, बिकॉज 2 इज लेस देन 3 स्क्वायर है। सही बात है, 2 जो है वो 3 के स्क्वायर से तो छोटा है, दिखता है, सही बात है, 2 3 के स्क्वायर से तो छोटा है, तो a, b बिलोंग्स टू r है। अब क्या b, सेट को बिलोंग करता है? क्या 3 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है क्या? नहीं है। हाँ, 3 जो है वो 2 के स्क्वायर से तो छोटा आ रहा है। अब ये वाली कंडीशन में तो उसको वेरीफाई कर दिया। अब आपको ये सोचना होगा कि क्या सारे ऐसे केसेस वेरीफाई करेंगे, क्या एवरी टाइम में a, b जब लूंगा तो क्या b, a मेरा पार्ट होगा या नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आपको ऐसे 2-4 एग्जांपल मन में सोचने होंगे। तो ये तो मैंने सिंपल सा केस लिखा 2, 3, आप 2-4 और केसेस लेके एक बार ट्राई करो। पहले एक रैशनल नंबर ले लो, एक इंटीजर ले लो, 0 to 1 का एक नंबर ले लो। तो आपको ऐसे केसेस आपको एक बार ट्राई करके देखने होंगे। उसी के बाद अपन इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि वेदर सिमेट्रिक है या नहीं है। तो 2-4 और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन ने 2, 3 लिया था, अपन 4, 5 लेके देख लेते हैं, और एक बार 9, 7 लेके देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपन लेके ट्राई करते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या है, एक भी कंडीशन यदि फेल हो गई तो ये सिमेट्रिक नहीं होने वाला है। क्योंकि यदि a, b सेट का पार्ट है, सेट का पार्ट तो है, अपन तो ले सकते हैं, यदि a, b सेट का पार्ट है तो b, a को सेट का पार्ट होना जरूरी है। तो आपको ऐसे लेकर के ट्राई करने होंगे। तो जैसे अभी मैंने पहला वाला ट्राई किया, तो पहला का वाला तो मुझे ट्रू दिखता है। एक तो और ट्राई कर लेते हैं कि ट्राई करते हैं 4, 5 को लेके कर लेते हैं। तो क्या 4 इज लेस देन 5 स्क्वायर है? हाँ है। अब देखो क्या 5 जो है वो लेस देन 4 स्क्वायर आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो ये नेचुरल नंबर में तो मुझे लगता है कि ट्रू हो सकता है। एक और एग्जांपल देख लेता हूं मैं। क्या a लेस देन b स्क्वायर है? हाँ। क्या b लेस देन a का स्क्वायर है? हाँ। तो ये नेचुरल नंबर में तो मुझे दिखता है। मैं एक दो इंटीजर ट्राई कर लेता हूं। तो क्योंकि आपको तो फेलियर बताना है ना, सिमेट्रिक में आपको ये बताना है कि कौन सा केस वेरीफाई नहीं करता है, क्योंकि एक भी यदि वेरीफाई नहीं करता है तो आपका काम हो जाएगा। एक इंटीजर लेते हैं, इंटीजर टाइप के अपन नंबर लेते हैं -2 और 0 लेके देख लेते हैं। तो a इज लेस देन b स्क्वायर है। क्या b a के स्क्वायर से छोटा है? हाँ है। तो ये इंटीजर है तो वेरीफाई कर दिया। अब अपन एक फ्रैक्शन लेके चेक कर लेते हैं। फ्रैक्शन लेके चेक कर लो तो आप ले लो 0 to 1 के नंबर लेते हैं कि a लेस देन b स्क्वायर। तो क्या b a के स्क्वायर से छोटा हुआ? यहाँ पे फेल हो रहा है, यहाँ पे फेल हो गया ना। तो 0 to 1 के नंबर में फेल हो गया। तो मैंने क्या किया था पहले कि 1/2 a लेस देन b स्क्वायर। तो 1/2 तो 1 के स्क्वायर से छोटा दिखता है, ठीक है बात। बट क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा है? नहीं है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस में टाइम ले रहा हूं, क्योंकि बेटा देखो मैं एग्जांपल डायरेक्टली याद करके आ सकता हूं, आपको तुरंत बता सकता हूं बेटा ये रहा केस, बट एग्जाम में आप लोग याद नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको क्या करना होगा। पहले आपको नेचुरल नंबर लेने होंगे, फिर होल नंबर लेने होंगे, फिर इंटीजर लेना होगा, फिर फ्रैक्शन टाइप के नंबर लेने होंगे, आपको 0 to 1 वाले केसेस लेने होंगे, और अलग अलग केसेस के लिए ट्राई करके चेक करना होगा, क्योंकि एग्जाम में याद करके तो बन जाएंगे नहीं। और जनरली मैंने आपको बता दिया इन केसेस के आंसर नो ही होते हैं ना, जनरली नो ही होते, तो आपको सारे केसेस ट्राई करने होंगे। ये जो केस मैंने ट्राई करा इसमें मुझे समझ आ गया। इसके बाद मैं लिखूंगा कि a, b बिलोंग्स टू 1, 2। तो उसको लिखेंगे कैसे, अपन ने केस तो ढूंढ लिया है। अब लिखने का तरीका क्या होगा, मैं लिखूंगा कि 1, 2, 1 बिलोंग्स टू r। why it belongs to r? because a is less than b स्क्वायर। ठीक है। अब फिर मैं बोलूंगा कि since 1 is greater than या not less than, जैसा मैं लिखूं 1 is greater than 1/2 square, that means that indicates that b, a does not belongs to r। तो आपको पहले तो उसका केस ढूंढना होगा। इसके बाद आप बता देंगे कि since a, b belongs to r and b, a does not belongs to r, hence it is not
सिमेट्रिक। ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसे रिफ्लेक्सिव मैंने आपको बताया था सेम पैटर्न, आपको केसेस ढूंढने हैं, सिमेट्रिक में भी आपको मैंने बता दिया केसेस ढूंढने थे, ये तो होगा क्लियर। अब आपका नेक्स्ट केस चेक कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट केस है आपका ट्रांजिटिव क्रिया में चेक करना, ठीक है। तो मैं इरेज कर देता हूं। तो ऐसे आपको ट्रांजिटिव में भी केसेस बनाने पड़ेंगे और ढूंढने पड़ेंगे, और ट्रांजिटिव में केसेस बनाना ढूंढना आसान नहीं होता, उसमें बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव अपन चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होना चाहिए कि a, b सेट को बिलोंग करता है, b, c भी बिलोंग करता है, और उसके बाद a, c बिलोंग नहीं करता है, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यदि a भी बिलोंग करता है, b, c बिलोंग करता है और a, c भी बिलोंग करता है, तब तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये आपको बहुत सोचना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए कि कौन से केसेस हैं, कौन से केसेस नहीं। तो जो चार केसेस तो आप पहले ट्राई करो खुद से, तो आपको थोड़ा दिमाग लगेगा कि कैसे आपको पैटर्न सेट करना है। तो पैटर्न सेट करने का तरीका मैं इसमें आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि इन पैटर्न के क्वेश्चंस में 99% केसेस में आंसर तो नो ही आना है, क्योंकि आर टू आर में नो ही होना है, ये आप मान के चलो। तो अब पैटर्न कैसे सेट करें, आपको पता है एग्जाम्पल तो देकर आना है एग्जाम में, कि आपको एक एग्जाम्पल तो देके आना पड़ेगा ना ट्रांजिटिव का। अब एग्जाम्पल कैसे देंगे, तो आपको पता है कि मुझे क्या केस चाहिए, मुझे चाहिए कि a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a, b मेरे रिलेशन का पार्ट है, ऐसा भी कह सकता हूं लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c also belongs to r। मतलब इसका मतलब क्या है कि a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर है एंड b जो है वो c के स्क्वायर से छोटा है। अब मुझे क्या चाहिए है, मुझे प्रूफ करने के लिए चाहिए है कि a जो है वो c स्क्वायर से बड़ा हो, छोटा नहीं हो। यदि a इज लेस देन c स्क्वायर हो गया तो ट्रांजिटिव है। तो ऐसे ट्रांजिटिव होने वाले केसेस तो आपको कई मिल जाएंगे, बट उसका मतलब थोड़ी ना कि ट्रांजिटिव हो गया। आपको तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा ना कि किसी भी एक केस के लिए यदि ट्रांजिटिव नहीं होता है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, सारे केस के लिए आपको करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो अब आपको मैं जो तरीका बता रहा हूं, तरीका ये, इन केसेस में आप बहुत सारे नंबर ढूंढोगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप नंबर निकाल नहीं पाओगे। तो तरीका ये है, पहले आप यहां से सोचना चालू करो। आप ऐसे दो नंबर ले लो कि जो थर्ड केस को वेरीफाई करता है, फिर उसके बाद आपको बी नंबर के बारे में सोचना होगा। यदि आप यहां से चालू हो गए, देखो ये तरीका कोई नहीं बताएगा, ये जो आपको ट्रिक बता रहा हूं, मैंने आपको बुलाया कि मैथ्स को सिंपल करके जो पढ़ना है, तो ये जो ट्रिक छोटी छोटी सी बातें होंगी, कहने को तो बहुत सिंपल सी बातें क्लास 6 7 8 का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, आप 12th लेवल करो, बट देखो जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप एक फेस करोगे डिफिकल्टी, आप नंबर नहीं सोच पाओगे। अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। तो उसी के लिए मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि a लेस देन b स्क्वायर, आपको बहुत सारे केस मिल जाएंगे, b लेस देन c स्क्वायर वेरीफाई करने वाले कंडीशन के कई सारे केस हो जाएंगे, बट ये कंडीशन वेरीफाई करने वाला केस आपको नहीं मिल पाएगा जो इनको वेरीफाई कर रहा है आसानी से। उसके लिए मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूं, पहले आप ऐसे केस ले लो कि जिसमें a c स्क्वायर से बड़ा हो, उसके बाद b की वैल्यू आप ऐसे सेट करो जो इन दोनों को वेरीफाई कर रहा हो। तो हम कहते थे कि a, b belongs to set, b, c also belongs to r, but a, c does not belongs to r because a is not less than c square, so it is not transitive। तो हमको उल्टी गाड़ी चलानी है, हमको थर्ड केस से चालू करना है, उसको थोड़ी ना बताएगा हमने तो सोचा है, ये तो हमने सोचा है। तो मैं लेता हूं एक नंबर लेता हूं 10, एक लेता हूं नंबर 3, ठीक है। अब देखिए क्या 10 3 के स्क्वायर से बड़ा है, हाँ 10 जो है वो 3 के स्क्वायर से बड़ा है, तो मतलब ये वाली कंडीशन तो वेरीफाई हो गई। तो a और b की वैल्यू, a और c की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 10, c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 3 आ गई है, 3 स्क्वायर नहीं आई है ना, c जो है वो 3 आया है। अब मुझे इसके बीच में b की बहुत सारी रेंज है, तो मुझे b की कुछ वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वाली b की वैल्यू इनको सेट करने वाली है। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो सोचो a की वैल्यू b स्क्वायर से छोटी लानी है, तो b की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, तो b की वैल्यू आप 5 ले सकते हो, 5 तो वेरीफाई कर देगा ना। तो अपन सपोज b की वैल्यू 5 लेके चेक करते हैं कि a लेस देन b स्क्वायर है क्या, सही बात है, a इज लेस देन b स्क्वायर। क्या b लेस देन c स्क्वायर है क्या, सही बात है। तो देखो पहले केस में आ गया, आप 4 लेके भी चेक कर लो, उससे भी आ जाए। तो ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखो कितनी जल्दी अपन को नंबर मिल गए। यदि आप यहां से चालू होते तो नंबर नहीं मिल पाते। तो आपको लिखने का पैटर्न कैसा रहेगा, तो अपने पास नंबर आ गया, साइड में आप वैल्यूज लिख लेना, है ना। अब लिखने का पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं लेट a belongs, a, b belongs to r, b, c belongs to r, hence a less than b square and b less than c square। अब मैं बोलता हूं कि 10
a लेस देन b स्क्वायर, सो मैं बोलूंगा कि 10,5 बिलोंग्स टू r एंड b, c 5,3 बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, तो 10,5 भी कर रहा है, 5,3 भी कर रहा है, बट 10,3 डज नॉट बिलोंग्स टू r। बिकॉज क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो 10 है वो 3 के स्क्वायर से तो बड़ा हो गया, हेंस द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये आपको केस है। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उल्टा गाड़ी चालू करनी है, आपको a, c से चलना, फिर दो नंबर की केसेस में। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो सिंपल है वैसे। थर्ड क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड इज सिमेट्रिक। आगे कोई चेक करना है कि हमको रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो वापस वही अप्रोच पे जाएंगे अपन। तो पहले तो अपना रिलेशन देखते हैं क्या कहता है। तो रिलेशन जो हमारा कह रहा है, रिलेशन हमारा कहता है कि b इक्वल्स टू a प्लस 1 है। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको सेट पहले से दे दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको सेट नहीं दिया था, सेकंड क्वेश्चन में आपको सेट नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में आपको सेट दे दिया। तो यहाँ पे अपन आसानी से उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन 2 में बताया था कि सपोज वो r की जगह n कर देता। अभी मैंने क्वेश्चन घुमा दिया है ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको। अब मैंने क्या कर दिया है, जो क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 2 में उसने रिलेशन इन सेट r कर दिया था, मतलब रियल नंबर्स थे सारे। अब यदि किसी टीचर ने कर दिया कि सेट n कर दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर दिया, तो बताओ कि ये जो मेरा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? तभी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? क्योंकि अब यहाँ पर आपका एक नंबर उसके यदि नंबर के स्क्वायर से हमेशा छोटा आने ही आने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। यदि उसने r की जगह n कर दिया तो आपको ये भी सोच के आना चाहिए। ऐसे वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए भी पूछ सकता था, तो आपको ये थोड़ा सोचते बनना चाहिए। ठीक है ना बात? चलिए, तो ट्रांजिटिव तो वो नहीं होगा क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए तो अपन ने नेचुरल नंबर लेके ही चेक करा था। तो बट आपको ये जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि सेट ऑफ n आ गया। तो मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए तो बता दिया आपको कि रिफ्लेक्सिव तो वो होगा ही होगा, सिमेट्रिक के लिए आप थोड़ा सोचें। तो कई बार आपको ऐसा दिमाग लगाना होगा कि यदि n कर दिया, z कर दिया, इंटीजर टू इंटीजर, तो रिलेशन वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए, अब क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 3 कहता है आपको जो रिलेशन r दिया हुआ है वो है b इक्वल्स टू a प्लस 1। ठीक है, और रिलेशन किसमें? अपना सेट में है, और सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। क्यों आसान हो गया? किसने से आपको सेट दे दिया है। और मैंने आपको बता चुका हूं कि जब आपको सेट दिया होगा तो आप दिमाग में लगाएंगे, पहले आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो सबसे पहले रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दो, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। चलिए, तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, a की वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। तो a की वैल्यू अपन कहां से कहां तक ले सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं। बट क्या a की वैल्यू 6 ले सकते हैं? a की वैल्यू 6 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि a की वैल्यू 6 लेने से b 7 हो जाएगा, और b 7 होने से b तो ac का पार्ट है, क्योंकि रिलेशन तो सेट a में दिया है, a टू a में रिलेशन दिया हुआ है, जो कि ट्रू नहीं होगा। तो a की वैल्यू में 1 2 5 लेने वाला हूं। तो a की वैल्यू यदि 1 लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है b की वैल्यू कितनी आने वाली? 2 आने वाली। तो ऑब्वियस फटाफट लिखते चलो आप, 2 3 3 4 4 5 और 5 6। तो ये तो मेरे रोस्टर फॉर्म में मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए, सिंपल सा है। अब मुझे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप फटाक से देख करके बता दो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो सिंपल सा दिखता है, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव? ये रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 6 6 इज नॉट द पार्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, तो अपन लिख देंगे सिंस a, a does not belongs to r for a belongs to set a। या तो ऐसे लिख दो एक तरीका। दूसरा तरीका आप लिख सकते हैं that 1 1 2 2 does not belongs to r। या तो ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, दोनों तरीके लिख दो। Hence it is not reflexive। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो अपन ने चेक कर लिया। चलिए, अब दूसरा चेक किसके लिए करना है अपन को? सिमेट्रिक के लिए करना है। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि यदि a, b रिलेशन का पार्ट है तो b, a होना चाहिए। तो देख ली फटाफट,
तो इसी को ले लेते हैं, सपोज a, b 2, 3 है, क्या 3, 2 है? नहीं है। यदि 1, 2 लेता हूं तो 1, 2 है, बट 2, 1 है क्या? नहीं है। तो कोई भी एक एग्जांपल आपको बताना हो तो मैंने बताया फेलियर के लिए कोई एक एग्जांपल ही रिक्वायर्ड है ना। तो यहां लिख देते हैं कि 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. That's all. So a, b belongs to the relation, but b, a does not belongs to the relation, and it is not symmetric. तीसरा केस अपन को लेना है यार ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव में कहता हूं मैं, ये यहां पे देखते हैं, चलो यहां से चालू करते हैं। तो a, b is a part of relation, b, c is also the part of relation, बट क्या c, a, c है क्या? क्या 1, 3 रिलेशन का पार्ट है? नहीं है। एक और केस देखो, a, b है, b, c है, क्या a, c है? नहीं है। तो आपको एक दो एग्जांपल ऐसे बताने होंगे, तो सेम एग्जांपल लिख देते हैं। ट्रांजिटिव लिख दीजिए आप यहाँ, चेकिंग फॉर ट्रांजिटिव, और एक एग्जांपल बता देते हैं कि a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c आल्सो बिलोंग्स टू R, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, hence it is not. तो आपको जब फेलियर बताना होता है तो एक दो एग्जांपल बताने होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a लेस देन इक्वल्स टू b। a लेस देन इक्वल्स टू b, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे अपना सेट किस में दिया हुआ है? सेट R टू R, मतलब कि रियल नंबर्स दिए हुए हैं। चलिए तो चेक करते हैं। तो अपना रिलेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है a लेस देन इक्वल्स टू b। a लेस देन और इक्वल्स टू b। तो सेम आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। चेक करते चलते हैं कि क्या a लेस देन इक्वल्स, पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। सबसे काम की बात तो क्या है, सेट किस में दे रखा है आपको? रियल नंबर से दे रखा है ना, R टू R में आपका रिलेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो चलिए चेक करिए, क्या a, a will belongs to the set? Yes, a, a will belongs to set। क्यों? क्योंकि जो एवरी नंबर है, कोई भी नंबर है, वो उस नंबर के इक्वल तो होगा। अब इसमें देखो दो बातें हैं, या फिर लेस हो या इक्वल हो, दोनों में वो रिलेशन का पार्ट है। ऐसा नहीं कि बोथ हो, क्योंकि जब उसको रीड करते हैं, आप क्या रीड करते हैं? a लेस देन और इक्वल्स टू b। आप ये नहीं पढ़ते हैं लेस देन एंड इक्वल्स टू, आप क्या पढ़ते हैं इसको? लेस देन और इक्वल्स टू b। तो या तो वो लेस हो या इक्वल हो, दोनों केसेस में ही हम इसको पार्ट लेंगे। तो हम क्या बोलने वाले हैं कि a, belongs to R because a is always equals to a for every a that belongs to R। मतलब कोई भी मैं एक रियल नंबर ले लूंगा, यदि सेट R से रियल नंबर से कोई भी एक नंबर ले लिया, तो वो नंबर हमेशा उस नंबर के इक्वल ही होगा। दैट मीन्स कि a, जो रिलेशन का पार्ट होगा ही होगा। ठीक है बात? Hence it is reflexive। ये हेडिंग डाल देना पहले आप, जैसे मैंने डाल दी फर्स्ट हेडिंग रिफ्लेक्सिव के लिए चेकिंग, और आपको ही बताना होगा कि a, belongs to R because a will always be equals to a, hence it is a part of relation। अभी मत बोलना सर छोटा तो नहीं हो रहा है, उसने क्वेश्चन में जो बोला है वो या तो छोटा हो या बराबर हो, तो दोनों में से कोई भी एक केस चल जाएगा आपके पास। तो ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए चेक करिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि a, b यदि बिलोंग करता है तो क्या b, a बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो पहले तो कोई a, b का केस ले लो आप, कि आपने सपोज केस ले लिया 2, 3, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 लेस देन 3 आ गया। यदि 2 3 से छोटा है तो क्या 3 2 से छोटा हो सकता है? ये तो असंभव सी बात है, कोई भी किसी भी टाइप का नंबर हो तो होगा ही नहीं, है ना। तो मैं कहूंगा कि a लेस देन b, लेट हम एक नंबर लेते हैं a जो कि b से छोटा है, दैट इंडिकेट्स कि a, b इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है बात? Hence b will be greater than a, that indicates कि b, a जो है वो रिलेशन का पार्ट नहीं है। भाई a, b तो रिलेशन का पार्ट आ रहा है, बट क्या b, a रिलेशन का पार्ट आ रहा है? b, a रिलेशन का पार्ट नहीं आ रहा है। यदि b, a रिलेशन का पार्ट नहीं आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि a, b तो है, मैंने सपोज कर लिया। या तो आप एग्जांपल लिख के बता सकते हैं, यहाँ पे a, b की टर्म में आपको नहीं लिखते आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको एग्जांपल लिख के बता दो
जैसे 1, 2 belongs to the set because 1 is less than 2, but 2, 1 does not belong to the set because 2 is greater than 1. आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों केसेस सही हैं। चलिए आप तीसरा केस अपन को क्या लेना है, ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको थोड़ा नंबर मैंने आपको बताया सोचना होता है, तो सोचिए। और मैंने आपको बताया इन केसेस में जनरली तो आंसर फेलियर ही होता है ना, ट्रू कम होता है। तो चलिए चेक करिए, सोचिए नंबर सोचिए। ट्रांजिटिव के लिए नंबर सोचते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए अपन नंबर सोचते हैं तो यदि 1, 2 और 3 का मैं पेयर लेता हूं तो 1 is less than 2, 2 is less than 3, तो 1 is less than 3 आ रहा है, बात सही आ रही है। तो ट्रांजिटिव तो मुझे लग रहा है। दो चार केसेस आप और लेके सोचो कि यदि मैं ले लेता हूं -1 less than 2, 2 less than 4, तो -1 less than 4, तो ट्रांजिटिव तो ये लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। चलिए तो ट्रांजिटिव आप पहले हेडिंग डाल देंगे। ऐसे 4-5 केसेस आपको लेके ट्राई करना है ना, ऐसा नहीं कि सर ने तो 2 केस बता दिए आपने कर लिया। आप 3, 4, 5 कम से कम केसेस चेक कर लेना, इंटीजर, रैशनल, फ्रैक्शन, सारे टाइप जो मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद ही आप इस कंक्लूजन पहुंचेंगे। तो आप बोलेंगे कि लेट a less than b and b is less than c। ये मैंने सपोज कर लिया, मैंने मान लिया है कि मेरा कोई नंबर है जो b से छोटा है और एक नंबर b है वो c से छोटा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि a, b जो रिलेशन का पार्ट है ना, क्योंकि केस क्या कहता है, केस कहता है कि यदि a b से छोटा होगा या इक्वल होगा तो मेरे रिलेशन का पार्ट होगा। तो ये a, b तो मेरे रिलेशन का पार्ट आ गया। इसी तरीके से मैंने b, c को भी सपोज करा है, तो मैं कह सकता हूं कि b, c भी मेरे रिलेशन का पार्ट है। अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, ये तो थोड़ा बेटा ओरली हो गया है ना, 6 क्लास 7 क्लास की बेसिस का हो गया कि एक नंबर से छोटा है और वो दूसरे नंबर से छोटा है, तो ऑब्वियस ही बात है जो क्वांटिटी a है वो तो c से छोटे होने वाली है। ऑब्वियस ही बात है भाई, तुम्हारी एज तुम्हारे पापा की एज से कम होगी, तुम्हारे पापा की एज तुम्हारे दादा की एज से कम होगी, तो तुम्हारी एज तुम्हारे दादा की एज से तो कम होने वाली है, ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि if a less than b and b less than c, that indicates a will be definitely less than c। ये 9th क्लास में आपने इनइक्वालिटी चैप्टर में किया होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो a, c है वो रिलेशन का पार्ट है। यदि a, c रिलेशन का पार्ट है तो हम बोल सकते हैं hence it is ट्रांजिटिव। तो मैंने बताया था 90% केसेस होते हैं जो ट्रांजिटिव नहीं होंगे जनरली क्वेश्चन में, बट कुछ क्वेश्चन में तो होंगे। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा बहुत सारे नंबर्स को लेकर के। तो यहाँ तो सिंपल कंक्लूजन था कि यदि a b से छोटा और b c से छोटा हो तो a से तो c से छोटा होगा, तो डायरेक्ट आंसर ये आ गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन था ये, है ना। अब जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखे हुए अपने जस्ट डिस्कस करा है। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं चाहे तो, है ना। बट मैं एक बार डिस्कस करके आपको बता देता हूँ। सेम टू सेम है दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में स्क्वायर था, एक क्वेश्चन में क्यूब है। इसके अलावा तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इसमें आपको नंबर थोड़े से नए सोचने होंगे, है ना। बाकी तो कोई डिफरेंस लिखता नहीं है। मैं एक बार रिलेशन लिख के बताता हूँ, a less than equals to b cube दे रखा है। याद रखना है कि r equals to a, b where a less than equals to b cube है, और रिलेशन किसमें है, r to r। रिलेशन किसमें है, r to r में रिलेशन है। तो वापस सोचिए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। फिर 90% बच्चे सोचते हैं कि सर तो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि कोई भी एक नंबर उस नंबर की क्यूब किसी नंबर के उस नंबर की क्यूब से तो छोटा होगा, ये बच्चे सोचते हैं और यहाँ गलती कर जाते हैं। क्यों गलती करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अभी क्वेश्चन नंबर 2 में अपन देख चुके हैं कि जब भी आपको चेक करना होगा तो आपको फेलियर के लिए चेक करना है, ट्रू के लिए चेक नहीं करना, सक्सेस के लिए चेक नहीं करना है। तो फेलियर को चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि रिलेशन r to r है, r to r रिलेशन है, तो आपको मैंने बता चुका हूं कि आपको सारे टाइप देखने हैं, केवल नेचुरल नंबर नहीं देखने हैं। बच्चे जनरली बाय डिफॉल्ट नेचुरल नंबर ब्रेन में सोच के चलते हैं। आपको यहाँ पे रैशनल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, 0 to 1 के जो नंबर है, ये सारे केसेस आपको लेकर के चेक करना है। तो पहले तो 0 to 1 का कोई भी केस लेके चेक कर लो, क्योंकि अपन एग्जांपल अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं और उसमें अपन ने देख लिया था 0 to 1 के लिए फेलियर हो रहा है। तो 0 to 1 का कोई भी एक नंबर ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि 0 to 1 के नंबर में जब आप क्यूब करोगे तो उसका क्यूब जो है नंबर से छोटा आएगा। तो फॉर एग्जांपल अब 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 का क्यूब होता है 1/8, और 1/8 आपको पता है 1/2 से छोटा है, तो ये फेल हो गया। तो मैं यहाँ कहने वाला हूँ चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं बोलूंगा कि 1, 2, 1, 2, 1/2, 1/2
does not belongs to R as is greater than 1/2 का क्यूब। तो 1,2,1,2 तो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, बट 1,2 मेरे सेट का तो पार्ट था, वो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि a, रिलेशन को वेरीफाई नहीं करता। इसके आगे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दैट मींस दैट a, does not belongs to the R for every a that belongs to R। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे R कौन है? यहाँ पे R सेट है, यहाँ पे R कौन है? यहाँ पे R आपका रिलेशन है। तो ये तो केस फेल हो गया है ना, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ऐसे आप सिमेट्रिकली चेक कर लीजिए फटाफट कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर के क्यूब से छोटा है, तो क्या दूसरा नंबर उसके क्यूब से भी छोटा होगा क्या? तो ये तो फेलियर क्लियर सा दिखता है कि मैं कोई नेचुरल नंबर का केस लेता हूँ कि 2 यदि 3 के क्यूब से छोटा है, तो क्या 3 2 के क्यूब से छोटा है? ये तो वेरीफाई कर रहा है। बच्चे सोचेंगे तो सही बात है सर, ये तो होता है। थोड़े और केस ले लो, एक ले लो 2 4 और 3 अपन लेते हैं 7 लेते हैं, 7 लेस देन 2 क्यूब, a लेस देन d क्यूब, तो क्या b a के क्यूब से छोटा है? सही बात है सर, ये तो हो रहा है वेरीफाई सर, ये तो सिमेट्रिक होगा। बट बेटा अभी अपन ने केवल कौन से केसेस लिए हैं? अभी अपन ने केवल नेचुरल नंबर लेकर के ट्राई किया। तो नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था, वो तो तभी ट्राई करना जब आपको नेचुरल नंबर का सेट दिया हो। अभी आपको सेट किसका दिया है? रियल नंबर का सेट दिया है। इसके मतलब ये है कि आपको बेटा नेगेटिव नंबर्स भी लेने हैं, रैशनल नंबर्स भी लेने हैं, और 0 to 1 के नंबर्स भी लेने हैं। तो वो केसेस तो हमने देखे नहीं है, तो चलिए पहले वो केसेस भी देख लेते हैं। एक नेगेटिव का केस ट्राई करके देख लेते हैं कि a जो है वो b के क्यूब, b मतलब -1 लेता हूँ, a लेस देन -1 का क्यूब। हाँ, -1 का क्यूब तो -1 आएगा, और -1 जो है वो -2 से तो बड़ा है, तो a लेस देन b क्यूब तो हो गया। क्या b a के क्यूब से छोटा है? तो क्या b a के क्यूब से छोटा है? तो माइनस क्या -1 -8 से छोटा होता है क्या? ये तो फेलियर हो गया। -1 तो -8 से बड़ा होता है, तो ये तो नेगेटिव नंबर में फेल हो गया। यदि नेगेटिव में फेल नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम फिर 0 to 1 का कोई नंबर लेते हैं, उसके लिए हम ट्राई करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था। तो यहाँ पर तो आप बता देंगे फॉर सिमेट्रिक हम बताएंगे -2, -1 belongs to R, but -1, -2 does not belong to R. Hence it is not symmetric. बस आपको कोई एग्जांपल बताना है, that's all. तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि a, belongs to R, but b, does not belongs to R. Hence it is not symmetric. But आपको लिख के आना पड़ेगा केस कोई, ऐसा नहीं। हाँ, ये और बात बता दूं, कई बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली वो डेफिनेशन लिख के आते हैं, तो उसमें तो बेटा आपको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि वो तो आप केवल डेफिनेशन लिख रहे हो। आपको केस बताना पड़ेगा स्पेसिफिक, कि वो कौन सा केस है जो उसको बिलोंग कर रहा है, जो केस को फेलियर बता रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट डेफिनेशन लिख के आने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्री का तो अपना हो गया, अपन एग्जांपल सोच लिया था। अब ऐसी आती है बात ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था? मैंने आपको शॉर्टकट बताया था ट्रांजिटिव के लिए। शॉर्टकट क्या था? ट्रांजिटिव के लिए शॉर्टकट था कि आपको हमेशा a, b तो दिया है, b, c भी दिया है, आपको a, c के लिए चेक करना होता है ना। ये तो ट्रांजिटिव के लिए अपन करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए अपन क्या करते हैं? ट्रांजिटिव के लिए अपन a, b को सपोज करते हैं, b, c को भी सपोज करते हैं, और a, c को अपन चेक करते हैं वो बिलोंग करता है या नहीं करता है ना। बट मैंने इन टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या तरीका बताया? मैंने आपको तरीका बताया कि आप जो केसेस लोगे, यदि आपने ऐसे नंबर सोच लिए तो a, c सोचना तो बहुत मुश्किल है। हम रामानुजन तो है नहीं, हम फटाफट नंबर में बड़े फास्ट हैं। तो इनके लिए मैंने आपको शॉर्टकट क्या बता रखा है? मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है कि पहले आप a और c के बारे में सोचो। आप a और c को सोचो, b तो ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या लेना होगा? पहले आपको सोचना होगा a और c के बारे में। यदि आप a और c कोई दो नंबर ऐसे सोच पाते हो कि वेयर a is greater than b क्यूब, a is greater than b क्यूब, उसके बाद फिर आप b के बारे में सोचो, ठीक है। तो आप सोचो कि कौन सा एक ऐसा एक नंबर a है जो b के क्यूब से बड़ा हो। तो मैंने सपोज नंबर ले लिया
tan a की वैल्यू यदि मैं 10 लेता हूँ और b की वैल्यू c की वैल्यू यदि मैं 3 लेता हूँ, है ना, तो जो a है वो बड़ा हो जाएगा, सॉरी छोटा रहेगा c के क्यूब से, बट मुझे तो बड़ा चाहिए। तो सोचो जरा, ये तो काम नहीं करना है, आपको सोचना पड़ेंगे, फिर से सोचते हैं a b c। यदि मैं ये केस लेता हूँ तो a का जो क्यूब है, a जो है वो c के क्यूब से तो बड़ा है। हाँ, ये दो केस तो वेरीफाई करते हैं कि यदि मैंने a नंबर 9 ले लिया और c नंबर 2 ले लिया तो 9 इज ग्रेटर देन 2 का क्यूब, तो ये तो फेल हो गया ना, मतलब a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू R। हमें क्या सोचना है, हमें तो पहले ये सोचना है कि a कॉमा c सेट को बिलोंग नहीं करता है। तो मैं कह रहा हूं कि a कॉमा c, पहले आपको ये सोचना है। तो मैंने ऐसे नंबर सोच लिए कि 9 इज ग्रेटर देन 2 क्यूब, तो पहले मैंने सोच लिया, तो ये वाला केस तो वेरीफाई कर रहा है। अब आपको सोचना पड़ेगा b की एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए a लेस देन b क्यूब हो और b लेस देन c क्यूब हो, ये दोनों कंडीशन वेरीफाई करें। मतलब मैंने सपोज क्या कर लिया कि a जो है और b जो है, मेरे को ये सोचना है, तो इसके लिए b की क्या वैल्यू लें, तो b की वैल्यू सोचो। तो b की वैल्यू यदि मैं लेता हूँ 4 लेता हूँ सपोज, तो 4 क्यूब होता है 16, तो a लेस देन 16, हाँ 9 लेस देन 16 है, ठीक है। b के यदि 4 लेता हूँ तो 4 लेस देन 2 क्यूब 8 आता है, तो ये भी ट्रू है, तो मैं b की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। तो आपको ऐसे सोचना होगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या टिप बताई है, पहले आप a और c के बारे में सोचें, उसके बाद b को आप सेट करें। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि 9,4 belongs to the relation and 4,2 also belongs to the relation, ठीक है, but 9,2 does not belong to the relation, सिंपल सी बात, hence it is not transitive। तो ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बता रखा है ऐसे केसेस में जनरली आंसर नॉट होता है, तो आप नॉट की तरफ जाएंगे, ट्रू की तरफ नहीं जाएंगे। आई थिंक यहां तक सब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, पहल का है यही प्रयास, अच्छी शिक्षा पहुँचे हर घर हर द्वार।